हॉकी का इतिहास कितना पुराना है? क्या आप ये बात जानते हैं कि मॉडर्न हॉकी की शुरुआत क्रिकेट के मैदान से हुई है? क्या कारण था कि पंजाबियों ने इस खेल को ऐसे अपना लिया और कुछ ही सालों में हॉकी खेलने का अपना एक नया स्टाइल इजाद कर लिया? क्या भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर लौट आया है? पंजाब का ऐसा कौन सा गांव था जिसने 3 अलग अलग देशों से 14 ओलंपियंस दिए हैं? ये क्यों कहा जाता है कि भारतीय हॉकी की टीम पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा से आती है? भारतीय हॉकी को पुनर्जीवित करने के लिए ओलंपियन प्रगट सिंह और कोच सुखबीर सिंह गरेवाल का क्या योगदान है? प्रगट सिंह ने ऐसा क्यों कहा कि बस ऐसा समझिए कि हमने पुराने पजामे खरीदे और उसमें से कच्छे निकाल लिए? भारतीय हॉकी को पुनर्जीवित करने में नवीन पटनायक और उड़ीसा का योगदान आंखों से परे क्यों नहीं किया जा सकता? भारतीय हॉकी के लिए आगे का रास्ता क्या है? कहते हैं गेंद को किसी लकड़ी के खूंटे या छड़ी के साथ पहले से तय निशाने पर पहुंचाने का इंसानी फितूर इतना पुराना है कि ये आज़ादाना तौर पर पिछले 4000 सालों से दुनिया के अलग अलग कोनों में अपने अपने तरीके से इंसान के स्वभाव में शामिल रहा है। शायद यही कारण है कि किसी मुड़ी हुई हॉकी स्टिक और गेंद का खेल, जिसको आम लोग हॉकी के नाम से जानते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से प्राचीन काल से खेला जाता रहा है। प्राचीन मिस्र मतलब इजिप्ट में आपको 2000 साल पहले के ऐसे खोदे हुए चित्र मिल जाएंगे जो किसी ऐसी ही प्रचलित खेल का व्याख्यान करते हैं। इसके नाम अलग अलग रहे हो सकते हैं, जैसे मंगोलिया में इसे बाइकू कहा गया, चिली में चुइका बोला गया, ऑस्ट्रेलिया में इसी खेल का नाम डमबंग हो गया, इंग्लैंड के गांवों में इसे बैंडी के नाम से खेला जाता था। मशहूर साइंसदान चार्ल्स डार्विन हॉकी को इसी नाम से खेलते थे। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में ये खेल शेंटी के नाम से खेला जाता था। ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत आजकल पंजाब के इलाके में प्राचीन रूप में खिद्दो कुंडी खेल खेला जाता था, जिसमें खिद्दो पुराने कपड़ों से बनी हुई एक गेंद होती थी और खूंटी एक लकड़ी की मुड़ी हुई हॉकी जैसी दिखने वाली खूंटी। शायद यही कारण है कि पंजाबियों को ये खेल अपना अपना सा लगता है, और जब अंग्रेज मॉडर्न हॉकी को फौज के साथ पंजाब में लेके आए तो पंजाबियों ने इसे हाथों हाथ अपना लिया। लकड़ी की खूंटी और गेंद से खेलने की इस इंसानी फितरत को मौजूदा हॉकी के स्वरूप में डालने का किस्सा भी दिलचस्प है। इंग्लैंड में लंदन के पास मिडलसेक्स काउंटी में एक छोटा सा गांव है टेडिंगटन। 1870 के आसपास इसी गांव के क्रिकेट क्लब में क्रिकेट का सीजन अगस्त के आते आते खत्म हो जाता है, तो इसके मेंबर्स को सर्दियों में अपने आप को व्यस्त रखने के लिए एक ऐसा खेल चाहिए था जो फुटबॉल से थोड़ा हटके हो। तो इसी से वो एक ऐसा स्टिक एंड बॉल का खेल अडॉप्ट करते हैं जो आगे चल के मॉडर्न हॉकी का जन्मदाता बन जाता है। अगले 20 सालों तक इंग्लैंड के अलग अलग क्लबों और यूनिवर्सिटीज में ये खेल अलग अलग नियमों के तहत खेला जाता है, परंतु 1890 के आसपास सभी क्लब एक से नियम अपना लेते हैं। इसी बीच ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के दरमियान पहला मैच 1890 में खेला जाता है। यह हॉकी को इंग्लैंड की स्पोर्टिंग कल्चर में क्रिकेट, रग्बी और रोइंग वाला मुकाम दिला देता है। ये वही दौर है जिसमें बरतानिया का बस्तीवाद या इंपीरियलिज्म अपने चरम पर है और बरतानिया की फौजें यहाँ भी जाती हैं, वो खेल को अपने साथ लेके जाती हैं। इसी बीच आयरलैंड और वेल्स के बीच 1895 में हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला जाता है। इसके 13 साल बाद 1908 में हॉकी पहली बार ओलंपिक्स में शामिल होती है, परंतु इसके बाद ये खेल अगली 3 ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया जाता है। हॉकी को खेलने और चाहने वाले इससे चिढ़कर पेरिस में 1924 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का गठन करते हैं, जिसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क इसके शुरुआती मेंबर हैं। 1928 में ये खेल ओलंपिक्स में वापसी करता है और उसके बाद ये लगातार सभी ओलंपिक्स गेमों का हिस्सा रहता है। फील्ड हॉकी हालांकि हिंदुस्तान में प्राचीन रूप में अपने तरीके से खेली जाती थी, परंतु अपनी मॉडर्न फॉर्म में ये खेल बरतानिया के हिंदुस्तान और खासकर पंजाब पर कब्जे के बाद अपनी जड़ें फैलाता है। और इस खेल को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान है ब्रिटिश इंडियन आर्मी का। पहले पहल तो ये खेल फौज का खुद को चुस्त दुरुस्त रखने का एक तरीका है, परंतु 1849 में बरतानिया के पंजाब पर कब्जे के बाद ब्रिटिश आर्मी अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को और संगठनात्मक रूप से विकसित करती है, और जिसके तहत
मार्शल रेसेस थ्योरी का जन्म होता है, जिसका मूल सिद्धांत ये है कि कुछ जातियां या जमातें फौजी तौर पर औरों से ज्यादा लड़ाके हैं। इसी नीति के तहत शहरों के आसपास बने कंटोनमेंट एरियाज रिक्रूटमेंट के बड़े सेंटर बन जाते हैं, जिसमें हॉकी जैसे खेलों को सिर्फ मौज मस्ती ही नहीं बल्कि फिटनेस, डिसिप्लिन और हौसला अफजाई के एक तंत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है। हॉकी इस चौकटे में बहुत अच्छी तरह फिट होती है और ये खेल गोरे अफसरों से होते हुए हिंदुस्तानी सिपाहियों और फिर आम नागरिकों की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि पंजाब में हॉकी जैसा यह खेल पहले से प्रचलित था, शायद इसीलिए इसको खेलने वाले इसकी एक अपनी शैली बहुत जल्दी ही विकसित कर लेते हैं। हॉकी के जादूगर माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट का हिस्सा थे, जिसको बाद में फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट का नाम दिया गया। हॉकी के दो सबसे पुराने और मशहूर टूर्नामेंट बेटन कप कोलकाता में 1895 और आगा खान कप 1896 में बॉम्बे से शुरुआत करते हैं। इन दोनों कपों के पहले विजेता एक अंग्रेज रेजिमेंट और बॉम्बे जिमखाना था, परंतु आने वाले 5 से 7 साल के बीच इसको पहले 15 सिख रेजिमेंट जीतती है और फिर 23 सिख पायोनियर्स रेजिमेंट। स्पष्ट था कि पंजाब और इसके आसपास के इलाकों से आने वाले फौजी अपने गोरे अफसरों के खेल पर तालियां बजाने की बजाय इस खेल के सबसे मुकाबलेबाज प्रैक्टिशनर बन जाते हैं। हॉकी का आर्मी कैंटोनमेंट से नाता कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कैसे जलंधर में संसारपुर, मिठापुर और खुसरोपुर जैसे गांव जो जलंधर कैंटोनमेंट के बिल्कुल बगल में थे, ये इन गांवों को विश्व हॉकी के नक्शे पर ले आते हैं। संसारपुर गांव ने तो 3 अलग अलग मुल्कों से 14 के करीब हॉकी ओलंपियंस दिए हैं। इसी तरह मिठापुर गांव से 6 ओलंपियंस आते हैं। विश्व हॉकी के सबसे तगड़े फुलबैक्स में से एक प्रगट सिंह और टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह इसी गांव से आते हैं। इसके समानांतर भारत के ट्राइबल क्षेत्रों का भी हॉकी के साथ नाता कोई 100 साल से ज्यादा पुराना है। जयपाल सिंह मुंडा, जो कि झारखंड के खूंटी जिले से आते थे और ऑक्सफोर्ड एजुकेटेड थे, वो 1928 के ओलंपिक्स तगमा जीतने वाली टीम के कप्तान थे। ये वही इलाका है जिसमें दीपिका सोरेंग और भारतीय वुमेन्स हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे आते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, जहां से रूप सिंह, जो कि ध्यानचंद के छोटे भाई थे, और बम्बे या मुंबई के हॉकी क्लब, जो कि पंजाब की गांव बेस्ड हॉकी नर्सरी से परे अर्बन लाइफ की क्लब बेस्ड एनवायरनमेंट में भारतीय हॉकी को के बेहतरीन खिलाड़ी दे चुके हैं। चीते की तरह फुर्तीले धनराज पिल्ले, एमएस सुमैया और मरविन फर्नांडिस सरीखे खिलाड़ियों की एक लंबी कतार है जो मुंबई ने भारत को दी है। भारतीय हॉकी का सुनहरा दौर, जो कि 1928 के ओलंपिक से शुरू होता है और 1972 तक जारी रहता है। 1960 में पहली बार था कि पाकिस्तान ने भारत को हराकर हॉकी में स्वर्ण तगमा जीता था। इसके अलावा पहले 3 हॉकी विश्व कप में भी भारत ने पोडियम फिनिश की थी। 1975 में पहली बार भारत ने हॉकी विश्व कप जीता था, परंतु 1976 की मॉन्ट्रियल ओलंपिक से भारतीय हॉकी के सुनहरे दिन जैसे बीते की यादों का हिस्सा बनने लगते हैं। 1976 को कई मायनों में एक कट ऑफ साल भी माना जा सकता है। ये पहली बार है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में एस्ट्रोटर्फ मतलब सिंथेटिक टर्फ का इस्तेमाल हुआ है। एस्ट्रोटर्फ के इस्तेमाल के पीछे का किस्सा भी दिलचस्प है। मॉन्ट्रियल कनाडा, यहाँ पर 1976 की ओलंपिक्स हो रही थी, तो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इस निर्णय पर पहुंचती है कि वो मौसम की खराबी की वजह से समय रहते घास का मैदान तैयार नहीं कर सकते, तो इसके बदल के तौर पर वो एक आर्टिफिशियल ग्रास या एस्ट्रोटर्फ तैयार करते हैं। 1976 का ओलंपिक्स हॉकी टूर्नामेंट ऐसा पहला टूर्नामेंट था जो आर्टिफिशियल टर्फ पर खेला गया, परंतु इससे आगे जो होता है वो एक महज एक्सीडेंट था। कुछ मैचों में जब बारिश होती है तो वहां खिलाड़ी और ऑफिशियल्स ये नोटिस करते हैं कि अगर आर्टिफिशियल सरफेस गीला है तो इस पर और तेज खेला जाता है और बॉल थोड़ी जम के आती है, और यहीं से ये वाटर बेस्ड एस्ट्रोटर्फ आने वाले 4 दशकों तक हॉकी के खेल को एक नया स्वरूप देने में मदद करते हैं। 1976 की ओलंपिक 1928 के बाद पहली ओलंपिक थी जहां पर भारत की टीम बिना तगमे के खाली हाथ वापस आई थी। इसके बाद 1980 में भारत ने मॉस्को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, परंतु ये जीत खेल की वजह से कम और सियासी वजह से ज्यादा थी, क्योंकि इसमें अमेरिकन ब्लॉक के सभी पश्चिमी देशों ने ओलंपिक्स का बाइकआउट किया था। 1980 के बाद भारतीय हॉकी के बुरे दिन शुरू होते हैं और 1986 आते आते हालत ये है कि भारत 12 टीमों में से 12वें नंबर पर है। बहुत सारे विश्लेषक या विशेषज्ञ
1980 के बाद भारतीय हॉकी में आई गिरावट के लिए दोष एस्ट्रोटर्फ को देते हैं, परंतु एस्ट्रोटर्फ भारत के बुरे प्रदर्शन की एकमात्र वजह नहीं था। अगर एस्ट्रोटर्फ एकमात्र वजह होता तो पाकिस्तान इसी दौर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी मजबूत हॉकी कैसे खेल रहा होता। याद रहे, पाकिस्तान 1984 की ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट था और 1992 की ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। इसी बीच उसने 1994 में सिडनी में विश्व कप भी जीता। भारतीय हॉकी में आई गिरावट की 2-3 वजह और भी थी। एक तो ये थी कि 1970 के बाद हॉकी में फिटनेस का रोल बहुत बढ़ गया था और एस्ट्रोटर्फ के आने से हॉकी खेल की गति बहुत तेज हो गई थी, जो कि यूरोपियन खिलाड़ियों की फिटनेस को बहुत माफिक बैठती थी। छोटे छोटे और तेज गति के पासों ने ड्रिबलिंग जैसे ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल स्किल्स को मात देना शुरू कर दिया था। इसके अलावा हॉकी की मैनेजमेंट और सुविधाओं के हिसाब से भारत की हॉकी मैनेजमेंट अभी तक 1960 और 70 के कोटा सिस्टम और सरकारी बाबूडम में अटकी हुई थी। हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जो तब्दीलियां हो रही थी उसके बराबर लाने के लिए जो एक विजन और प्लानिंग चाहिए थी, भारतीय हॉकी पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के पास ना तो चौखटे से बाहर सोचने का मादा था और ना ही भारत के पास आर्थिक रिसोर्सेज थे। 1995 आते आते भारतीय हॉकी फेडरेशन के प्रबंध का आलम यह है कि ये सियासतदानों और रिटायर्ड पुलिस अफसरों का एक जमघट सा बन के रह गई है। परंतु इस सब के अलावा एक और कारण भी था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा गया है। वो ये था कि भारतीय हॉकी की सबसे बड़ी नर्सरी पंजाब, जो कि 1980 से लेकर 1995 तक एक बहुत बुरे दौर से गुजरी। 1980 से 1995 के दौर के पंजाब में आतंकवाद का दौर ऐसा था कि उसने पंजाब के लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त कर दी। पंजाब की आर्थिक सामाजिक तब्दीलियां इतनी मुंहजोर थी कि भारतीय हॉकी को लगातार खिलाड़ी देने वाली हॉकी नर्सरी जैसे सूख रही थी। इसके बाद 1991 का दौर आता है जिसमें भारत आर्थिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की राह पकड़ता है। हर आर्थिक मंडी को एक मार्केटिंग टूल चाहिए होता है और इसी दौर में भारत की मार्केटिंग के हाथ क्रिकेट एक प्रोडक्ट की तरह लग जाती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय हॉकी को इस मार्केटिंग के साथ नापने के यत्न हुए हों। इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा है जिससे आप समझ जाएंगे कि सियासतदान कैसे हॉकी की तरक्की के राह में कांटे की तरह बैठे हुए थे। इंद्रजीत सिंह बिंद्रा जो पंजाब के IAS ऑफिसर थे और स्पोर्ट्स इंथुजियास्ट थे, उनके पास ये विजन था कि हॉकी को प्रफुल्लित करने के लिए, हॉकी और इसके खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं जुटाने के लिए इसको कमर्शियली वायबल बनाना बहुत जरूरी है। वो पंजाब अल्कलीज एंड केमिकल्स, जो कि पंजाब की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, उसके बैनर तले इसका यत्न भी करते हैं, जो कि बुनियादी रूप से हॉकी को प्राइवेट सेक्टर के साथ कमर्शियलाइज करने का एक पायलट प्रोजेक्ट ही था। जो टीम उन्होंने खड़ी की थी उसके कप्तान प्रगट सिंह थे और साबका अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुखवीर सिंह गरेवाल उसके कोच थे। परंतु इससे पहले कि यह तजर्बा किसी नतीजे पर पहुंचे, पंजाब में कांग्रेस की सरकार आती है और उस सरकार के तहत जिस शख्स को पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स बनाया जाता है उसकी क्वालिफिकेशन में यह भी शामिल है कि वो उस वक्त के पंजाब के मुख्यमंत्री के दामाद हैं और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा को हॉकी पर अपना हाथ हौला रखने को बोल दिया जाता है और इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का पायलट प्रोजेक्ट लगभग वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद इंद्रजीत सिंह बिंद्रा अपनी सेवाएं पंजाब क्रिकेट को डेवलप करने में लगा देते हैं। 1990 के बाद आज तक भारतीय क्रिकेट में जो बुलंदियां छुई हैं उसकी नींव डालने में इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का योगदान है, उसके बारे में हम अलग से कभी बात करेंगे। साल 2000 से 2010 का दौर भारतीय हॉकी का सबसे बुरा दौर है। मैदान पर परफॉर्मेंस ना के बराबर है। ओलंपिक्स और विश्व कप में अमूमन 12 टीमें खेलती हैं और उसमें भारत लगातार आखिरी 4 में आता है। 2008 आते आते तो आलम यह था, भारतीय हॉकी फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मन मर्जी के खिलाड़ियों को टीम में डालने के लिए कैमरे पर रिश्वत लेते पकड़े जाते हैं, जिसके बाद इंडियन हॉकी फेडरेशन को ओलंपिक्स कमेटी के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाता है। वैसे तो 2008 इसलिए भी याद रखा जाएगा कि ये 1928 की ओलंपिक्स के बाद पहली बार था कि जब भारत ओलंपिक्स खेलों के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सका था। ये शायद भारतीय हॉकी के इतिहास का सबसे बुरा दौर था। परंतु यहाँ से हालात कुछ करवट लेते हैं, चीजें बदल रही हैं और ये बदलाव कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में आ रहा है, परंतु मायना खेज है जिसके नतीजे यकदम तो नहीं परंतु आने वाले 2-4-5 सालों में दिखने शुरू हो जाएंगे। 2008 को इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन इंडियन हॉकी फेडरेशन को सस्पेंड कर देती है और हॉकी की देखरेख के लिए एक एडहॉक कमेटी का गठन होता है। एक साल में
20 मई 2009 में हॉकी इंडिया का औपचारिक रूप से गठन होता है और हॉकी की सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, एशियन हॉकी और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इस फेडरेशन को मान्यता दे देते हैं। बहुत सारे लोग भारतीय हॉकी के रिवाइवल को हॉकी इंडिया के गठन के साथ जोड़कर देखते हैं, परंतु भारतीय हॉकी के पुनर्गठन की कहानी की स्क्रिप्ट इससे 4 साल पहले लिखी जा रही थी, जिसके नतीजे आने वाले सालों में सामने आने थे। प्रगट सिंह, जिनका शुमार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुलबैक्स में होता है, जो भारत की तरफ से 3 ओलंपिक्स खेले और अभी तक के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की है। यही प्रगट सिंह 2005 में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कार्यकाल में पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स के तौर पर हल्फ लेते हैं। शुरुआती दिनों में ही प्रगट सिंह को पता चल जाता है कि पंजाब का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट किस किस्म की बदइंतजामी का शिकार है। इस बदइंतजामी का आलम ऐसा है कि स्पोर्ट्स किट और इक्विपमेंट गोदाम में पड़ा है, परंतु अफसरों में ये हिम्मत नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल तक इसको बांट सकें, और वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। पंजाब के डायरेक्टर स्पोर्ट्स के अपने शुरुआती दिनों में प्रगट सिंह साबका अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और कोच सुखवीर सिंह गरेवाल के साथ मिलकर एक लंबे समय की योजना पर काम करते हैं। वह पंजाब के उन गांव की निशानदेही करते हैं जो किसी वक्त भारतीय हॉकी की नर्सरी रहे हैं। शुरुआत वो अपने गांव मिठापुर से करते हैं। इसकी शुरुआत करते हुए उनको पता चलता है कि उनका गांव, जिसने अभी तक 6 और तब तक 3 ओलंपियंस दिए थे, उनके गांव के स्टेडियम का हाल ये था कि उस पर रेत की 3-4 परत थी और स्टेडियम के कमरों को ड्रग लेने वाले एक अड्डे की तरह उपयोग में ला रहे थे। वो गांव के लोगों को 10-12 अच्छी हॉकी खेलने वाले बच्चों की निशानदेही करने को कहते हैं और गांव के लोग 48 ऐसे बच्चों की पहचान करते हैं जिनको उनके गांव में एक अकादमी के तहत इनरोल किया जाता है। अब मिठापुर हॉकी अकादमी के पास अपनी एक एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड है और अकादमी में कोई 125 के आसपास बच्चे हॉकी सीख और खेल रहे हैं, जिसमें 25 लड़कियां भी हैं। 2020 की टोक्यो ओलंपिक्स में 40 साल बाद मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भी इसी गांव से आते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में मनप्रीत के अलावा 2 और खिलाड़ी मनदीप और वरुण भी मिठापुर गांव से ही आते हैं। इसके अलावा प्रगट सिंह एक और काम करते हैं। वो बाहर से कोच हायर करने की बजाय पंजाब के 20 के करीब साबिका ओलंपियन खिलाड़ियों को इन्वॉल्व करते हैं कि वो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर सकें। अगले 4-5 सालों में पंजाब के पास कोई 400 के करीब लोगों का एक सुपरवाइजरी स्ट्रक्चर है, जिसमें फॉर्मर ओलंपियंस और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल हैं, जो कि पंजाब की अलग अलग हॉकी अकादमियों में खिलाड़ियों को कोचिंग और गाइडेंस दे रहे हैं। प्रगट सिंह का विजन साफ और स्पष्ट था कि वो वही कर रहे हैं जो दुनिया भर में अच्छी हॉकी खेलने वाले देश करते हैं। इसमें बहुत सारा जोर इस बात पर दिया जा रहा है कि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बहुत छोटी उम्र में, मतलब 10 साल से पहले पहचान कर ली जाए, उनकी डाइट का खास ख्याल रखा जाए, हॉकी की कोचिंग का अंतर्राष्ट्रीय सत्र पर हो रही तब्दीलियों के साथ तालमेल रखा जाए और अकादमी में खिलाड़ियों के चुनाव में बिल्कुल पारदर्शिता और निष्पक्षता और साथ साथ रिगर भी हो। परंतु हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले गांव की निशानदेही कर लेना ही काफी नहीं था। बच्चों को अच्छी हॉकी की तैयारी के लिए कुछ सुविधाएं भी चाहिए थी और मॉडर्न हॉकी एस्ट्रोटर्फ के बिना नहीं खेली जा सकती थी। पैसों की कमी से 2-4 हो रहे पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बहुत महंगे वाले एस्ट्रोटर्फ खरीद सके। तो ऐसे में प्रगट सिंह इसका हल एक नए तरीके से ढूंढते हैं। वो भारत की उन हॉकी स्टेडियम में से यहाँ एस्ट्रोटर्फ का कुछ हिस्सा जो खराब हो गया है और इसकी वजह से एस्ट्रोटर्फ को डिस्कार्ड करना पड़ रहा है, वो ऐसे एस्ट्रोटर्फ को बेहद सस्ते दामों में खरीदते हैं और उसमें से ठीक हिस्से का उपयोग करके 6-a-साइड हॉकी ग्राउंड्स बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। थोड़े अरसे में पंजाब के बाद 25 से 30 के आसपास 6-a-साइड हॉकी एस्ट्रोटर्फ हैं और 8 फुल लेंथ एस्ट्रोटर्फ। इसके बारे में एक मजेदार किस्सा है। मनोहर सिंह गिल, जो किसी वक्त खुद एक IAS ऑफिसर रहे, वो बाद में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने और हिंदुस्तान के खेल मंत्री भी रहे। जब उनको पता चलता है कि पंजाब ने कम से कम 40 के करीब एस्ट्रोटर्फ लगाए हैं, तो वो प्रगट सिंह से पूछते हैं, प्रगट, मुझे पता है कि पंजाब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भूखा नंगा है, फिर आपने इतने एस्ट्रोटर्फ का जुगाड़ कहाँ से कर लिया? तो प्रगट सिंह हंसते हुए जवाब देते हैं, सर बस आप यूं समझिए कि हमने पुराने पजामे खरीदे और उसमें से कच्चे निकाल लिए। मैं सुनिया भी 25 एस्ट्रोटर्फ लातीਆਂ मैं कहा सर सच्ची दसा मैं पुरानियां टर्फ खरीद के ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ
ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਐਸਟ੍ਰੋਟਰਫ ਬਣਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾ दी। ਮੈਂ ਕਹੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਜਾਮੇ ਚੋਂ ਕੱਛੇ ਬਣਾਏ ਆ। पंजाब की हॉकी को रिवाइव करने में सुखबीर सिंह गरेवाल और कुछ कोचेस जैसे अवतार सिंह और गुरदेव सिंह और सुरजीत हॉकी एकेडमी जलंधर का बहुत बड़ा योगदान है। इससे पहले पंजाब में 5 या 6 सेंटर ही थे जहां हॉकी सेंट्रलाइज थी, परंतु अब इसका दायरा बढ़कर कोई 40 के करीब पंजाब की छोटी बड़ी हॉकी नर्सरीज में तब्दील हो गया। इसका सीधा असर ये था कि 2013 की जूनियर वर्ल्ड कप में 12 खिलाड़ी पंजाब से थे और 2018 आते आते भारत की सीनियर टीम में 8 से 9 खिलाड़ी पंजाब से थे। लगभग यही गिनती टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और पेरिस 2024 में भी थी। 2026 में जो हॉकी विश्व कप नेदरलैंड्स में चल रहा है उसमें भारतीय टीम में 8 खिलाड़ी पंजाब से हैं, जिसमें भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह और साबका कप्तान मनप्रीत सिंह भी शामिल हैं। कोई दरिया अपनी दिशा अकेला तय नहीं करता। जमीन की ढाल, पानी का बहाव जैसे और भी कारण होते हैं जो उसकी दिशा तय करने में मदद करते हैं। भारतीय हॉकी अगर अभी दुनिया की ऊपर वाली 5, 6, 7 टीमों में शुमार होती है तो इसकी बहुत बड़ी वजह पंजाब की हॉकी नर्सरी में वो आधार है जिसके इर्द गिर्द और चीज़ें भी मदद कर रही हैं। अगर पंजाब अपनी पुरातन हॉकी खिलाड़ी देने वाली नर्सरियों को चाक चौबंद कर हॉकी को आगे बढ़ा रहा था तो हरियाणा की कहानी इससे थोड़ी सी अलग थी। ये अपने आप में सुनने में एक परी कथाओं जैसा लगता है कि कैसे द्रोणाचार्य अवार्ड विनिंग कोच बलदेव सिंह ने 15 सालों में शाहबाद मारकंडा के जरिए देश को 30 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स तो इन खिलाड़ियों की गिनती बहुत अधिक बताती है। जब भारतीय हॉकी 2000 से 2010 के दशक में बड़े टूर्नामेंट्स में स्ट्रगल कर रही थी तो उस वक्त भी सरदार सिंह और संदीप जैसे खिलाड़ी अपनी हॉकी का लोहा मनवा रहे थे। रानी रामपाल इसी अकादमी से आती थी जो अपनी कप्तानी में भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में आखिरी 4 में लेकर गई। भारतीय हॉकी में हरियाणा की क्या जगह है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2026 के विश्व कप में 15 खिलाड़ी पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा से आते हैं। इसके अलावा खिलाड़ियों का अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर जिसमें हॉकी इंडिया लीग ने भी अपना योगदान दिया। जैसे हरमनप्रीत के बारे में ये कहा जाता है कि उसने मुंबई के लिए खेलते हुए जर्मन खिलाड़ियों को देखकर अपनी खेलने की तकनीक को और भी रिफाइन किया। हालांकि बहुत सारे लोग हॉकी इंडिया लीग को भी भारत के हॉकी रिवाइवल का क्रेडिट देते हैं। बेशक हॉकी इंडिया लीग का योगदान खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा, मार्केटिंग विजिबिलिटी और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका देने में कम नहीं आंका जा सकता, परंतु इंडियन हॉकी लीग का अभी तक का तजर्बा खट्टा मीठा रहा है। परंतु भारतीय हॉकी के रिवाइवल का उल्लेख एक और राज और शख्स के बिना अधूरा रहेगा और वो है उड़ीसा और नवीन पटनायक। 2018 का विश्व कप सर पर था। सहारा इंडिया जो उस वक्त तक भारत की हॉकी में स्पॉन्सर था अपनी आर्थिक दिक्कतों के चलते स्पॉन्सरशिप से हाथ खींच लेता है। ऐसे में नवीन पटनायक जो खुद किसी वक्त हॉकी खेलते रहे हैं एक स्पॉन्सरशिप पैकेज के साथ सामने आए और जिसके बारे में अंदाजा है कि वो उस वक्त कोई 120 से 150 करोड़ का था। सिर्फ यही नहीं, उड़ीसा ने भारत को हॉकी में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया जिसमें रुड़केला का बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भी शामिल है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। उड़ीसा शायद अकेला ऐसा राज्य है जिसमें हॉकी के 2 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम हैं। क्या इसको भारतीय हॉकी का रिवाइवल माना जा सकता है? इसमें कुछ बातें गौर करने लायक है। सबसे पहले तो ये कि भारत वाकया ही 2000 से 2010 के उस दुख स्वप्न को पीछे छोड़ चुका है विच वॉज लाइक अ बैड ड्रीम फॉर इंडियन हॉकी, और आज हॉकी में इसका शुमार ऊपर वाली 5-6 टीमों में होता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत मजबूत यूरोपियन टीमों के सामने भी भारतीय टीम तगड़ी लड़ाई देती है और बेबस नजर नहीं आती जैसे कि पहले के दशकों में आती थी। और बेल्जियम और नीदरलैंड्स जैसी टीमें भी भारतीय हॉकी को हल्के में नहीं ले सकती। परंतु ये भी सच है कि नीदरलैंड्स, बेल्जियम और इंग्लैंड के विरुद्ध अगर हम पिछले 2-2.5 साल का रिकॉर्ड देखें तो भारतीय टीम की जीत की प्रतिशत 20% से भी कम है। मतलब कि अगर भारत ने इन टीमों के खिलाफ 5 मैच खेले हैं तो उसमें सिर्फ 1 में जीत दर्ज की है। 2 साल पहले भारतीय हॉकी की रैंकिंग दुनिया में नंबर 3 थी। हालांकि पिछले 1-2 सालों में ये थोड़ी नीचे गिरी है, परंतु ये भी सच है कि भारतीय हॉकी की कंसिस्टेंसी वैसी नहीं है जैसी बेल्जियम द नीदरलैंड्स की है। दूसरा बड़ा नुक्ता है कि भारतीय हॉकी की जो सप्लाई लाइन है वो अभी भी बुनियादी तौर पर 3 राज्यों पर केंद्रित है, पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा। उड़ीसा इसलिए
कि उड़ीसा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले 10 साल में हुई है उसके नतीजे अभी दिखना शुरू हुए हैं और हो सकता है कि आने वाले सालों में उड़ीसा से और भी खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा बने। इसका उल्लेख जरूर किया जाना चाहिए कि भारतीय हॉकी में उड़ीसा का योगदान बहुत हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये इस बात की गवाही भी है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट की जाए तो उसके नतीजे देर सवेर जरूर सामने आते हैं। एक और नुक्ता कि भारतीय वुमेन हॉकी टीम बेशक पहले से अच्छा खेल रही है, वो ओलंपिक्स में आखिरी 4 में जगह भी बना चुकी है, परंतु अभी तक बड़े टूर्नामेंट्स में वो मेडल से दूर ही रही है। अगर भारतीय हॉकी ने लगातारता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी हॉकी खेलनी है और बड़े टूर्नामेंट्स को जीतना है तो उसके लिए पंजाब, हरियाणा और उड़ीसा का डेवलपमेंट मॉडल देश के पास पहले से मौजूद है और इसको अन्य राज्यों जैसे मुंबई, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मणिपुर जैसे राज्यों में भी अप्लाई किया जा सकता है, जहां पर हॉकी के लिए बेइंतहा टैलेंट और संभावनाएं मौजूद हैं। दोस्तों, ये था हमारा भारतीय हॉकी के इतिहास, इसकी भारत में मॉडर्न रूप में शुरुआत कैसे हुई और भारतीय हॉकी की डिक्लाइन और इसके रिवाइवल के बारे में वीलॉग। अगर आप ऐसे ही किसी विषय में दिलचस्पी रखते हैं और चाहते हैं कि हम उस पर कोई वीलॉग करें तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। जल्दी फिर मिलते हैं किसी और विषय पे नए वीलॉग के साथ। तब तक रब रखा।